हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बखैरियत ठीक ठाक होंगे। हमेशा की तरह एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक कि हम सप्लाई चेन वालों को किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है अपनी डे टू डे रूटीन में, यानी सप्लाई चेन के वो की प्रॉब्लम कौन कौन से हैं जो आप लोग को पता हो, ताकि आप लोग उनको ग्रिप करके रखें पहले दिन से। देखिए, न्यू कमर्स और बिगनर्स आप लोग के लिए ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आप लोग को पता हो कि सप्लाई चेन के अंदर किन किन दुश्वारियों का आपको आने वाले दिनों में सामना करना पड़ेगा, ताकि आप उनके लिए पहले से मेंटली प्रिपेयर रहें, ताकि जल्दी से जल्दी आप अपने करियर को बूस्ट तक लेके जा सकें। देखिए, सबसे पहली प्रॉब्लम सप्लाई चेन वालों के लिए क्या है। सप्लाई चेन का ऑब्जेक्टिव गुड्स को टाइमली कस्टमर तक डिलीवर करना है। इधर आपने क्लिक हुआ और इधर आपके प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपके कस्टमर के पास। अब वो क्लिक का जो मसला है ना, वो मसला स्टार्ट होता है फोरकास्ट से। सेल्स हमारे जो सेल्स डिपार्टमेंट होते हैं वो एक फोरकास्ट देते हैं आप। वो फोरकास्ट जो है वो आपकी सप्लाई चेन का रास्ते का तयन करती है कि अब आपने कहाँ जाना है। वो फोरकास्ट उनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल होती है। प्रॉब्लम कहाँ पर होती है, वो फोरकास्ट के अंदर वेरिएशन आना शुरू हो जाए, और वेरिएशन हर चीज़ में होती है, कांस्टेंट कुछ भी नहीं है। वेरिएशन का एक रेशियो होता है कि कितनी वेरिएशन होगी। 10 to 15% वेरिएशन, आई थिंक इट्स फाइन। सही है, इतना तो हम भी मार्जिन रख लेते हैं। अच्छा, मार्जिन का मतलब है एक्स्ट्रा इनपुट ऑफ आपका कैपिटल, और आपका पैसा होगा एक्स्ट्रा इनपुट। मार्जिन कोई फ्री में नहीं होता। मार्जिन का मतलब ये है कि आप कोई चीज़ का कितना प्रोपोर्शन एक्सेस मंगा रहे हो, तो उसके लिए आपने इजाफी पैसे मुख्तस कर दिए। ठीक है, तो अगर फोरकास्ट एक्यूरेट नहीं होती है तो आपके साथ क्या प्रॉब्लम आती है। पहली चीज़, अगर आपको 1000 यूनिट्स के किसी चीज़ के बनाने थे और उसकी जो रिक्वायरमेंट सेल की तरफ से पूरे महीने में आई वो 500 यूनिट्स की आई, तो सॉरी 500 यूनिट्स का जो है वो आपके पास एक्सेस इन्वेंट्री जनरेट हो जाएगी। और अगर 1000 यूनिट की फोरकास्ट थी और ऑर्डर्स जो आए वो 2000 यूनिट्स के आ गए, तो 1000 ऑर्डर 1000 यूनिट्स का जो है वो बैक ऑर्डर खड़ा हो जाएगा, यानी बैलेंस ऑर्डर, यानी पेंडिंग ऑर्डर। तो नंबर वन प्रॉब्लम क्या है हमारी, फोरकास्ट एक्यूरेट होनी चाहिए। और उसमें सप्लाई चेन वाले भी अपनी इनपुट दे रहे होते हैं अपनी फोरकास्ट में, उनकी जो सेल्स की आती है उसके अंदर भी चीज़ों को देख रहे होते हैं कि कौन सी चीज़ उनके अंदाजे से कहाँ जाएगी, तो उसका मार्जिन कम ज़्यादा कर रहे होते हैं, सेफ्टी। दूसरी प्रॉब्लम, इनसफिशिएंट फंड्स की प्रॉब्लम कहाँ आती है। जब आपके पास फोरकास्ट आ गई तो आपने पीओस बनवाने, आपने परचेजिंग पे जाना है ना। जब आप परचेजिंग में जाने लगे तो जिन जिन वेंडर से आपने बात की तो उन्होंने कहा सर ये आपके प्रीवियस जो है ना कुछ हैं बैलेंसेस, इनको पहले क्लियर कर दें तो हम आपको अगली ऑर्डर दे देंगे। सही, ओके फाइन। अब फंड्स की ब्लॉकेज कहाँ से आती है, ये एक अलग टॉपिक है, इसमें मैं आपसे बाद में डिस्कस करूंगा। अभी तो प्रॉब्लम हमारे लिए खड़ी हो गई कि फंड्स की इश्यूज में प्रॉब्लम आ रही है, फंड के फ्लो में प्रॉब्लम आ रही है, जिसकी वजह से हमें मल्टीपल चीज़ें खरीदनी है। तो अब हम किस पे आ गए, अपनी प्रायोरिटीज पे आ गए कि मेजर चीज़ कौन सी है, पहले ये मंगाओ, फिर उसके बाद कौन सी है, ये मंगाओ, फिर ये मंगाओ। इससे क्या होती है, इंटरप्शन आती है, इंटरप्शन इन आवर मैन्युफैक्चरिंग। जब इंटरप्शन आएगी तो हो सकता है कि जिस चीज़ को हमने इम्पोर्टेंट समझ के बनाया उसकी फोरकास्ट के हिसाब से वो इम्पोर्टेंट थी, लेकिन हो सकता है कि उसकी सेल नहीं उठे। और जिस चीज़ को हमने ये सोचा था कि ये चीज़ लेस इम्पोर्टेंट है, उसके मटेरियल को हमने बोला नहीं बाद में मंगा लेते हैं, पहले हमें ए क्लास की प्रोडक्ट देनी है, तो उसी के ऑर्डर लग गए। अब सेल्स क्या कहेगा, बोले भाई हमारी तो फोरकास्ट थी ना, हमारी तो फोरकास्ट में था, अब ऑर्डर इसके लगे या उसके लगे, हमने तो पूरे मंथ पे लेके चलना है ना। दूसरी प्रॉब्लम आ गई हमारे पास कैश फ्लो, फंड्स। ये बहुत मेजर प्रॉब्लम है जो एक हर सप्लाई चेन के अक्सर बंदों को सामना रहता है। तीसरी प्रॉब्लम क्या है, अब फंड फ्लो का मसला भी आगे बढ़ते, इससे आगे बढ़ते तीसरा प्रॉब्लम है हमारे बैक ऑर्डर्स, हमारे पेंडिंग ऑर्डर्स, हमारे बैलेंस ऑर्डर्स। ये किस वजह से जनरेट हुए, ये एक अलग बात है। मेजर चीज़ ये कि इन्वेंट्री नहीं थी आपके पास, बैलेंस ऑर्डर खड़े हो गए, आपने उन बैलेंस ऑर्डर को आने दिया,
उन चीज़ों के ऑर्डर्स आने दिए जिनकी इन्वेंट्री अभी आपके पास नहीं है। सोचा ये कि जब वो आएगी तो हम दे देंगे, एक साथ रिप्लेनिश कर देंगे पूरे की पूरे सिस्टम को, जितने भी बैलेंस ऑर्डर्स हैं। लेकिन इससे आप ऑर्डर रिप्लेनिश कर तो देंगे, आगे दे तो देंगे, लेकिन होगा क्या, कस्टमर सेटिस्फेक्शन वाला पॉइंट जो आने वाला है वो उधर जाएगा। कस्टमर ये समझ जाएगा कि इनके पास चीज़ें जो है ना वो शॉर्ट होती हैं और प्रॉब्लमेटिक है, वो तो अपनी चीज़ें नहीं रोकेगा ना, वो किसी और से ले लेगा, आपसे नहीं लेगा। आप कोई इलेक्ट्रिक कार तो बना नहीं रहे हो, हर बंदा तो टेस्ला है नहीं, तो ब्लू ओशन, तो आप तो रेड ओशन में ऑलरेडी हो एज एन FMCG ऑर्गेनाइजेशन। तो आपके लिए तो वैसे ही कंपटीशन और चैलेंजेस तो मौजूद है। आप इन केस अगर आपके बैक ऑर्डर खड़े होते हैं और आप उसको फुलफिल नहीं करते हो तो कोई दूसरा फुलफिल कर देगा भाई। मेजर प्रॉब्लम अब ये आई आपकी बैक ऑर्डर। अब इस प्रॉब्लम के बाद हमारे पास एक और प्रॉब्लम आती है। वो प्रॉब्लम क्या है, आपकी प्रोडक्ट की रिवर्स साइकिल, यानी डिफेक्टेड गुड्स इश्यूज। अब आपने मटेरियल अपना मार्केट में दिया, वहाँ से कंप्लेन आई कि आपकी ये चीज़ें भाई प्रॉब्लम है। फिर आपने रिस्पॉन्ड किया, आपने उसको रिवर्स मंगवाया, आपने उसको सॉर्ट करवाया, उसकी दोबारा चीज़ें चेक की, इसमें आपके HR लगा, इसमें आपका मैकेनिकल कॉस्ट लगी, इसमें आपकी एक्स्ट्रा बहुत सारी कॉस्ट है। फिर आपने दोबारा दिया। इसके बाद देखो प्रॉब्लम आई हमारे पास, ये देखें ये जो पिछली प्रॉब्लम गुजरी ये कम नहीं है, इसमें बहुत हैवी कॉस्ट लगती है और रिस्पॉन्स टाइम जो जितना वीक देता है उधर उसकी ऑर्गेनाइजेशन सफ़र करने लग जाती है। तो इसमें हमें रैपिड रिस्पॉन्स देना पड़ता है अगर कोई डिफेक्टेड गुड किसी कस्टमर के पास है। इसके बाद एक प्रॉब्लम और आती है हमारे पास जिसे हम बोलते हैं अनसेटिस्फाई कस्टमर। कस्टमर सप्लाई चेन से रिलेटेड देखा जाए तो दो किस्म के कस्टमर्स, एक इंटरनल कस्टमर्स हैं, एक एक्सटर्नल कस्टमर्स। इंटरनल कस्टमर्स हमारे डिपार्टमेंट्स हो गए जिनसे हम ये माल बनवा रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग करवा रहे हैं, वैल्यू एडेड करवा रहे हैं, उसके अंदर खाम माल दे के पैक फिनिश गुड माल लेते हैं। और एक्सटर्नल कस्टमर वो कस्टमर हो गए जिनको हमने माल देना है मार्केट के अंदर, उनमें से उनकी कोई प्रॉब्लम है, उनकी कोई क्यूरी है, उसको रिजॉल्व करना है। जो जितना रिस्पॉन्सिव होगा, जिनका सप्लाई चेन जितना रिस्पॉन्सिव होगा, वो मार्केट को इस रेड ओशन इंडस्ट्री के अंदर उतना तेजी से कैप्चर कर सकता है और सस्टेन कर सकता है। फिर इसके बाद आती है हमारे पास जो सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम है इन सब प्रॉब्लम के बाद, या कहें तो सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है इन सब प्रॉब्लम से पहले, एक्सेस इन्वेंट्री। सप्लाई चेन का मेन कॉन्सेप्ट ये है, उसके बाद कस्टमर सेटिस्फेक्शन के बाद, कि आपके पास इन्वेंट्री एक्सेस जमा ना हो। और ये वाला पॉइंट जो है उस पहले वाले पॉइंट से जुड़ा हुआ है, एक्यूरेसी ऑफ फोरकास्ट। किस तरीके से हम अपनी इन्वेंट्री को इतना मैनेजेबल रखें कि हमारे पास एक्सेस इन्वेंट्री जमा ना हो। अगर एक्सेस इन्वेंट्री जमा हो जाएगी तो आपका कैपिटल बाउंड हो जाएगा, आपका पैसा बाउंड हो जाएगा। अगर आपके पास 100 रुपये थे और आपने 90 रुपये का मटेरियल मंगवाया हुआ है और 10 रुपये आपने अदर एक्सपेंसेस के लिए रखे हुए हैं और वो 90 रुपये पूरे मंथ के अंदर घूम के वापस 90 रुपये नहीं बनते और वो 50 रुपये बनते हैं, तो फिर 40 रुपये का जो शॉर्टफॉल आएगा वो कहाँ से फिल करेंगे। और फिर वो 40 रुपये का शॉर्टफॉल है वो लिक्विडेट भी नहीं होता, तो फिर वो डेड स्टॉक की तरफ चले जाएगा, यानी वो 40 रुपये आपके खराब हो गए। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपने उन चीज़ों पे बड़ी गहरी नज़र रखनी है। एक्सेस इन्वेंट्री का सवाल सबसे पहले, कस्टमर सेटिस्फाई होगा ये उसके बाद। एक्सेस इन्वेंट्री कैसे हो गई भाई, कस्टमर सेटिस्फाई नहीं हुआ, दैट्स व्हाई एक्सेस इन्वेंट्री हो गई। कैसे हो गया कस्टमर सेटिस्फाई नहीं हुआ, सर फोकस एक्यूरेट नहीं थी। फोकस क्यों एक्यूरेट नहीं थी, एक सवाल भी, दूसरा सवाल भी, तीसरा सवाल, ये सारे सवाल आते हैं। ये तो मैंने भी आपको छोटी छोटी चीज़ें बता दी ताकि आपको पता रहे कि किन किन मुश्किलात का सामना एज ए सप्लाई चेन रिप्रेजेंटेटिव आपको करना पड़ता है। आई होप आज की क्लिप जो है वो आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। अपना बहुत ख्याल कीजिएगा, रखिएगा, अपने बड़ों का ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। इसी तरह मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिए, थैंक यू। Here we go.